हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए के बारे में, 80 जे जे ए के बारे में, जो कि आपको बताता है कि अगर कंपनी में न्यू वर्कमैन एज एन एम्प्लॉय हायर किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या, कब, कैसे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये जो अपना 80 डबल जे डबल ए है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करे, ताकि कंपनी को तो टैक्स डिडक्शन से थोड़ा सा इनकम में राहत मिल जाएगी और देश के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। ठीक है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसको कहा जाता है कि एक ऐसी डिडक्शन जिसको कि बेरोजगारी मिटाने के लिए या फिर रोजगार के नए नए अपॉर्चुनिटी लाने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। अब इसको वन ऑन वन पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसे है, एप्लीकेबल किस लिए है, किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ऑल एसएससीज हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई भी एसएससी जिसको कि बिजनेस की इनकम हो रही है उसके लिए एप्लीकेबल है, या फिर एक ऐसा बिजनेस जो कि सेक्शन 44 AB के अंडर ऑडिट करवाता है, जिसके बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट होने जरूरी है, उसके अंडर भी ये आता है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। अब ये पढ़ते हैं कि ये जो अपना डिडक्शन है ये किस कंडीशन पे मिलेगा। वो कह रहा है कि आपका बिजनेस नया होना चाहिए। नया होने का मतलब है कि आपका बिजनेस किसी भी पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके रिकंस्ट्रक्ट करके एग्जिस्टिंग बिजनेस से नहीं बना हुआ होना चाहिए, सिवाय एक्सेप्शन के जो कि 80 JJA के अंडर रेफर्ड है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, कि स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन तभी नहीं मानी जाएगी जब आपका जो बिजनेस है 3 साल के अंडर अंडर किसी डैमेज या फिर किसी डिजास्टर से उभरा है तो। ठीक है, डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो का देख सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। फिर आता है कि नो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जो है किसी भी एसएससी द्वारा किसी भी ट्रांसफर के द्वारा एक्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, ये एक कम्प्लीटली न्यू बिजनेस होना चाहिए। फिर वो कहता है कि अगर आपकी अकाउंट्स जो है ऑडिट हो रहे हैं तो बुक ऑफ अकाउंट्स आपके ऑडिट होंगे और उनकी रिपोर्ट जो है 1 महीने पहले जाएगी। रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से 1 महीने पहले ही आपका ऑडिट हो जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। फिर वो कह रहा है क्लेम इन द रिटर्न, अगर आप कोई डिडक्शन, ये जो अपना 80 डबल जे डबल है, इसको आप रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम नहीं करोगे तो सरकार नहीं कहेगी आपको कि भाई तेरे को ये डिडक्शन मिलनी है तो ले ले ना, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे डिडक्शन दे दो। ठीक है, फिर कहता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा। अपने जितने एडिशनल एम्प्लॉय जो है अपनी कंपनी में भर्ती करें, अपनी कंपनी में हायर करें, जितना भी आपका एडिशनल एम्प्लॉय कोस्ट है प्रीवियस ईयर में, उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर वो कहता है ये डिडक्शन जो है 3 असेसमेंट ईयर्स तक आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग जिस साल में आपने नई एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय भर्ती किए थे, हायर किए थे, उस साल से लगा करके 3 साल तक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 में जो है न्यू एम्प्लॉय कोस्ट अपनी बढ़ाई थी, न्यू एम्प्लॉयज हायर किए थे, तो 24, 25, 26 मेरे को 3 सालों के लिए यहाँ पर असेसमेंट का जो है डिडक्शन मिलेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम जो है आपको 80IA के अंडर जो रूल है उसके अंडर सबमिट करना है। 80IA ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि एडिशनल एम्प्लॉय कोस्ट का मतलब क्या है, टोटल पेमेंट जो भी हमने अपने कोस्ट, जो भी हमने खर्च करी है अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल होगा, एम्योलमेंट। एम्योलमेंट का मतलब है जितना भी मैंने अपने कंपनी में अपने एडिशनल एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, डीएनएस अलाउंस दिया है या काइंड में उनके ऊपर कुछ खर्चा किया है, तो वो सब उसके अंदर आएगा। फिर वो ये कहता है अगर आपका बिजनेस जो है एडिशनल एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपकी नील मानी जाएगी यदि आपके एम्प्लॉयज बढ़े ही नहीं है लास्ट डे पे। देखो, अगर मेरे 31 दिसंबर 2023 को भी 100 एम्प्लॉय थे और 1 जनवरी 2023 को भी 100 ही एम्प्लॉय है, तो मेरे कहाँ बढ़े, नहीं बढ़े ना। तो यहाँ पर जो है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नील माना जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर वो कह रहा है जो इमोल्यूमेंट्स पे किए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में पे करने हैं, जो भी आपने खर्चा किया है, जो भी आपने पेमेंट करी है वो आपको कैश में नहीं करनी है। आप चाहे चेक से दो, आप चाहे बैंक से ट्रांसफर करो या आप चाहे यूपीआई कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होना चाहिए। फिर वो कहता है अगर आपका बिजनेस नया है तो पहले साल में जितने भी आपने एम्प्लॉय के लिए खर्चा किया है, जितने भी आपने एम्प्लॉय हायर करे हैं, वो सारे के सारे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट माने जाएंगे और उस पर आपको डिडक्शन भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या है। यहाँ पर एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय जिसको कि आपने प्रीवियस ईयर में हायर किया, वो एम्प्लॉय जो कि आपकी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट को बढ़ा रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आपने पिछले साल के आखिरी दिन पर किसी एम्प्लॉय को हायर किया है
तो वो यहाँ पर एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सैलरी है ना, अगर 25,000 से ज़्यादा है तो नहीं माना जाएगा। या फिर वो जो एम्प्लॉय है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट के पीएफ के अंदर, पेंशन स्कीम के नोटिफाई के अंडर आता है, तो भी आपका जो है ये प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस फंड के अंदर आता है, तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं माना जाएगा। या फिर एक एम्प्लॉय है जो कि 240 दिन से कम के लिए आपने हायर किया है, और अगर आपका जो बिजनेस है वो अपैरल, फुटवेयर और लेदर मैन्युफैक्चरिंग का है, तो 150 डेज यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो भी आपको जो है एडिशनल कॉस्ट नहीं माना जाएगा। इसको पॉइंट को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है? वो एम्प्लॉय जो कि आपने प्रीवियस ईयर में हायर किया है, वो एम्प्लॉय जो कि आपकी लागत को बढ़ाता है। कौन सा नहीं माना जाएगा? वो एम्प्लॉय जिसको आपने आखिरी दिन, प्रीसीडिंग ईयर के आखिरी दिन ही हायर करा है, ये दिखाने के लिए। भाई देखो, 1 जनवरी से लेके 29-30 दिसंबर तक तो मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन 31 दिसंबर को मैंने जो है 10 नए एम्प्लॉय हायर कर लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई देखो मैंने तो इस साल में एडिशनल खर्चा किया है। नहीं माना जाएगा, ठीक है। कब नहीं माना जाएगा? 3 कंडीशन है। अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो 25,000 से ज़्यादा आपसे सैलरी ले रहा है, आपका जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम के अंडर जो है नोटिफाइड है, या फिर आपका जो एम्प्लॉय है 240 दिन से कम के लिए आपने हायर किया है, या 150 दिन से कम के लिए आपने हायर करा है, तो नहीं माना जाएगा। फिर कुछ और प्रोविजन है, टैक्स पॉइंट, वो क्या कहता है? अगर आपने एम्प्लॉय को जो है 240 दिन से कम के लिए हायर किया है, या फिर 150 डेज से कम के लिए हायर किया है, ठीक है, तो ये तो था प्रीवियस ईयर का, लेकिन आपने अगले साल में उसको 240 दिन से ज़्यादा के लिए हायर किया गया है, तो वो सक्सीडिंग ईयर में माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने मिड में किसी को हायर किया है तो वो तो 240 डेज से कम बैठेगा या 150 डेज से कम बैठेगा, लेकिन अपने नेक्स्ट ईयर में जब काउंट करते हैं तो